नमस्कार, मैं नवीन कुमार मोता महाविद्यालय राजगढ़, व्याख्याता इतिहास। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनके वर्गीकरण कर 3 श्रेणियों में विभाजित करने, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण में विभाजित किया था। तत्पश्चात हमने जो पुरातात्विक स्रोत हैं उन पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो पुरा महत्व की वे वस्तुएं जो हमें भू उत्खनन से प्राप्त होती हैं, जिसमें सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, विभिन्न मृद भांड आदि सम्मिलित हैं। इन पुरा महत्व की वस्तुओं से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसी जानकारी के कारण ये जो वस्तुएं हैं वो एक इतिहास के स्रोत के रूप में एक प्रकार से हम इनको गणना करते हैं इनकी। तो पुरातात्विक जो स्रोत थे उन पुरातात्विक स्रोतों में हमने वो पिछले जो वीडियो है उसमें सिक्कों से संबंधित अध्ययन पर है वो चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि सिक्कों से संबंधित अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र कहते हैं। उसमें हमने चर्चा की थी कि प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसमें सर्वप्रथम जो विकसित सभ्यता है, सर्वप्रथम विकसित सभ्यता की जानकारी हमें हड़प्पा जो सभ्यता या संस्कृति है उसी से होती है। यानी भारतीय इतिहास में जो पहली विकसित संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता ही मानी जाती है। किंतु इस संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के लगभग जो 1500 पुरास्थल खोजे गए हैं, किसी भी पुरास्थल से आज तक किसी सिक्के के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। सिंधु सभ्यता का जो अधिकांश इतिहास है उसकी जानकारी का जो स्रोत है वो मोहरे हैं, भग्नावशेष है, मृद भांड है, विभिन्न जो धातु की निर्मित वस्तुएं मिली हैं, उन वस्तुओं के आधार पर ये वो सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखा गया। या ऐसा कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है वो पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर ही लिखा गया है। लेकिन इन पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के जो हैं वो कहीं पर भी किसी भी पुरास्थल से प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद जो भारतीय इतिहास में दूसरी जो विकसित संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति मानी जाती है। वैदिक संस्कृति का जो पूरा इतिहास है वो केवल और केवल वेदों के आधार पर लिखा गया। यानी वैदिक संस्कृति के बारे में जो जितनी भी जानकारी है वो केवल हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। वैदिक संस्कृति से संबंधित सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एक आश्चर्यजनक तथ्य भी है कि वैदिक संस्कृति से संबंधित हमें जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो लगभग न के बराबर मिलते हैं। और इस सभ्यता का जो अधिकांश इतिहास है वो केवल वेदों के आधार पर लिखा गया। वैदिक संस्कृति से संबंधित सिक्कों के अवशेष भी नहीं मिले, लेकिन वेदों में कुछ ऐसे नामों का उल्लेख मिलता है जिनकी पहचान सोने के सिक्कों के रूप में की गई है। ये शब्द हैं निष्क, शतमान और हिरण्यपिंड। हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि भारत में सिक्कों का इतिहास कब से प्रारंभ होता है। तो भारत में जो सिक्कों का इतिहास है या भारत में जो सर्वप्रथम प्राचीनतम जो सिक्के खोजे गए वो सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते हैं। अब ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी तथ्य कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में अब तक जो प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में सबसे प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो पंचमार्क या आहत सिक्के माने जाते हैं। इन सिक्कों को 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। इन सिक्कों को ये जो पंचमार्क या आहत के नाम से पुकारा जाता है, यह नाम इनको एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दिया गया था 1835 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इन सिक्कों को यह नाम उनकी बनावट विधि के आधार पर दिया गया था, क्योंकि ये जो सिक्के हैं वो ठप्पा मारकर यानी किसी नरम धातु के ऊपर ठप्पा मारकर उनके ऊपर एक आकृति उकेरी जाती थी और इस प्रकार से सिक्के बनाए जाते थे, ठप्पा या पंच। इसी कारण इन सिक्कों को जेम्स प्रिंसेप द्वारा पंचमार्क के नाम से संबोधित किया गया। पंचमार्क जिन्हें हम आहत कहते हैं, यानी आहत सिक्के हिंदी में आपको शब्द मिलेगा और इंग्लिश में मिलेगा आपको पंचमार्क सिक्के। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो पंचमार्क सिक्के माने जाते हैं। इन पंचमार्क सिक्कों में जो प्रयुक्त धातु है वो अधिकांशतः या कह सकते हैं कि मुख्यतः जो धातु है वो चांदी धातु प्रयुक्त की गई।
हालांकि इसमें अंशतः ताम्र धातु का भी प्रयोग किया गया है। इन सिक्कों की एक विशेषता और है, इन सिक्कों के ऊपर कहीं पर भी लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी लेख नहीं मिलते, लिपि के साक्ष्य नहीं मिलते। इन सिक्कों के ऊपर जो आकृतियाँ उत्कीर्ण की गई हैं वो केवल कुछ चिन्ह आकृतियाँ हैं, जिसमें पेड़ है, मछली है, चंद्रमा है, सूर्य है, इस प्रकार की आकृतियों का अंकन किया गया है इन सिक्कों पर। प्रश्न ये उठता है कि फिर भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में जो प्राचीनतम लेख वाले सिक्के हैं वो हमें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होने प्रारंभ होते हैं, जिन्हें हम ये जो लेख वाले सिक्के हैं, इन लेख वाले सिक्कों को प्रचलित करने का श्रेय है वो इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। हिंद यवन शासक, इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासकों को वो भारत में सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। बीच में मैं एक बात बताना भूल गया कि ये पंचमार्क सिक्के राजस्थान में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजस्थान में ये जो पंचमार्क सिक्के हैं वो कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान में अधिकांश जो पंचमार्क सिक्के हैं वो जयपुर, सीकर, चित्तौड़, झालावाड़ और भी कई स्थान हैं, मुख्यतः इन स्थानों से वो पंचमार्क सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। भारत में जो सर्वप्रथम लेख या लिपि वाले जो सिक्के हैं उनको प्रचलित करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। ये सिक्के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। इन इंडो ग्रीक शासकों के या इन लेख वाले सिक्कों में इंडो ग्रीक शासकों की जो आकृतियाँ हैं, यानी उनका जो चित्र है, उन चित्र या उनकी आकृति के साथ साथ उनके नाम और उनकी उपाधि का उल्लेख भी मिलता है। ये सिक्के भी अधिकांशतः भारत में जो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं ये भी अधिकांशतः चांदी और ताम्र से ही बने हुए हैं, जिन्हें द्रम कहा गया है, यद्यपि भारत में इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के भी मिले हैं, जिन्हें यानी इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जो सोने के सिक्के प्रचलित किए गए थे उन्हें स्टेटर कहा जाता था। लेकिन इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय क्षेत्रों में इन सोने के सिक्कों का प्रचलन नहीं किया। मुख्यतः ये सिक्के ग्रीक शासक जो ग्रीक राज्य थे या जो ग्रीक अधिकार वाले क्षेत्र थे, मुख्य क्षेत्र थे, वहीं पर ये सिक्के प्रचलित थे। भारतीय क्षेत्रों में अधिकांशतः संभवतः चांदी और तांबे वाले सिक्के ही प्रचलित किए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों के जो प्राचीनतम जो सोने के सिक्के हैं उनमें सबसे प्राचीनतम जो स्वर्ण सिक्का है इंडो ग्रीक शासकों द्वारा प्रचलित वो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर की पत्नी एगेथोक्लिया का मिला है। यानी भारत में इंडो ग्रीक शासकों का जो सबसे प्राचीनतम सोने का सिक्का मिला है वो मिनेंडर जो था इंडो ग्रीक शासक, जिसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से संबोधित किया गया, उस मिलिंद या मिनेंडर की पत्नी एगेथोक्लिया का जो सोने का सिक्का है वो भारत में सबसे प्राचीनतम इंडो ग्रीक स्वर्ण सिक्का माना जाता है। यद्यपि इन इंडो ग्रीक शासकों ने भारतीय क्षेत्रों में सोने के सिक्के प्रचलित नहीं किए, भारत में मुख्यतः चांदी और तांबे के सिक्के ही प्रचलित किए। प्रश्न यह उठता है कि फिर भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए? तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं उन सोने के सिक्कों की सुनियोजित जो श्रृंखला है, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सोने के सिक्के प्रचलित करने का श्रेय प्रथम शताब्दी ईस्वी में इंडो ग्रीक कुषाण शासकों को दिया जाता है। और कुषाण शासकों में भी सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो प्रचलित किए थे वो विम कडफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के की एक सुनियोजित श्रृंखला है वो प्रारंभ की थी। इसका भी एक कारण माना जाता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारत और रोम के मध्य सीधा व्यापार होता था, मुक्त व्यापार, और यह व्यापार संतुलन पूर्ण रूप से भारतीय व्यापारियों के पक्ष में था। परिणामतः भारत में अथाह मात्रा में बड़ी मात्रा में सोने का आगमन हुआ और इसी सोने के आगमन के परिणाम स्वरूप कुषाण शासकों द्वारा भारत में सोने के सिक्कों की एक श्रृंखला है वो प्रचलित की। भारत में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के डाले गए। इन स्वर्ण सिक्कों की यानी कुषाण शासकों द्वारा जो स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए, इनकी एक विशेषता और है कि इन स्वर्ण सिक्कों के ऊपर ईरानी और यूनानी देवताओं के साथ साथ भारतीय देवताओं के चित्र, उनकी आकृतियाँ, उनके नाम भी अंकित मिलते हैं। यानी उन
देवताओं के चित्रों के साथ साथ उनके नाम भी अंकित मिलते हैं। इन भारतीय देवताओं में शिव, जिन्हें ओइश सिक्कों के ऊपर ओइशों के नाम से संबोधित किया गया, यानी भारतीय देव समूह में शिव, जिन्हें इन सिक्कों के ऊपर ओइशों के नाम से संबोधित किया गया। विजयगो, वैशाख भारतीय देवता, स्कंदो भारतीय देवता स्कंद। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को का जो नाम उल्लेख है वो इन सिक्कों पर वुडो के नाम से किया गया, यानी महात्मा बुद्ध का इन सिक्कों के ऊपर जो नाम मिलता है वो वुडो मिलता है। कुषाण शासकों में यह कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसा शासक कनिष्क ही था जिसके सिक्कों पर महात्मा बुद्ध की आकृति का अंकन मिलता है। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि एकमात्र भारतीय शासक या एकमात्र कुषाण शासक जिसके सिक्कों पर है वो महात्मा बुद्ध का नाम और आकृति का अंकन मिलता है, तो वो था कनिष्क। प्रथम शताब्दी ईस्वी के पश्चात जब कुषाणों का पतन हो गया तो उसके बाद भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उत्तर भारत में वो गुप्त साम्राज्य का एक प्रकार से प्रादुर्भाव हुआ। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के प्रचलित करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने वो गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। इन गुप्त जो सिक्के हैं, प्रारंभिक गुप्त सिक्कों की एक प्रमुख विशेषता ये है कि इन सिक्कों के ऊपर राजा के नाम और आकृति के साथ साथ उसकी रानी का नाम और आकृति का अंकन भी मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित किए गए जो सिक्के थे उनके ऊपर उसका और उसकी रानी कुमार देवी के चित्र का अंकन मिलता है, दूसरी तरफ उसके ऊपर लिखा हुआ है चंद्रगुप्त कुमार देवी। इन्हीं गुप्त शासकों में सर्वप्रथम जो तांबे के सिक्के हैं, उन तांबे के सिक्कों को प्रचलित करने का श्रेय गुप्त शासकों में सर्वप्रथम रामगुप्त को दिया है। यानी गुप्त शासकों में सर्वप्रथम जो तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे वो रामगुप्त ने किए थे। गुप्त शासकों में चांदी के सिक्के प्रचलित करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को दिया जाता है। इसमें एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा जो चांदी के सिक्के प्रचलित किए गए थे वो किस क्षेत्र में प्रचलित किए गए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा पश्चिमी भारत यानी गुजरात में जो शक क्षत्रप था, शक क्षत्रप को अंतिम रूप से पराजित करने के पश्चात उन्हीं शक शासकों का अनुसरण करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा है वो केवल पश्चिमी भारत यानी गुजरात वाले यानी जो शक राज्य था उस शक राज्य वाले क्षेत्र में ही केवल चांदी के सिक्के प्रचलित किए गए थे। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे, लेकिन ये सिक्के केवल और केवल पश्चिमी भारत यानी गुजरात वाले क्षेत्र में ही प्रचलित किए गए थे। गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के प्रचलित किए गए थे उन्हें रूपक कहा जाता था। इनके द्वारा प्रचलित जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार के नाम से संबोधित किया गया। गुप्त शासकों के जो सोने के सिक्के हैं उनमें सबसे हल्का जो सोने का सिक्का है वो काचगुप्त का मिलता है। इसके अलावा गुप्त शासकों में जो सबसे भारी सोने का सिक्का है वो स्कंदगुप्त जिसका 145 ग्रेन का सोने का सिक्का मिला है। उसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य जिसका सोने का सिक्का सबसे भारी यानी लगभग 146 ग्रेन का मिला है। गुप्त शासकों द्वारा ये जो सिक्के प्रचलित किए गए थे, इन गुप्त सिक्कों की जो राजस्थान में जो सबसे बड़ी निधि होर्ड्स वर्तमान में उत्खनन में जो प्राप्त हुई वो भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुई। भरतपुर के बयाना में गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि होर्ड्स प्राप्त हुई। इतिहासकारों के अनुसार संभवतः गुप्त शासन काल में मुख्य रूप से जो छोटे स्तर पर जो लेन देन होता था वो कौड़ियों और वस्तु विनिमय के रूप में होता था। इन सिक्कों का प्रयोग संभवतः भूमि के क्रय विक्रय के लिए किया जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के लिए वो इन जो सिक्के हैं इनका प्रयोग किया जाता था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों का भारतीय इतिहास के निर्माण में एक प्रकार से क्या योगदान, यानी हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा। अब इन सिक्कों से प्रश्न ये उठता है, स्वाभाविक है कि इन सिक्कों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। क्या ये सिक्के भारतीय इतिहास का निर्माण करने में इनका कोई योगदान है?
तो देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सिक्कों से भारत का जो इतिहास लिखा गया उसके निर्माण में बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई। जहाँ प्रारंभिक जो पंचमार्क सिक्के हैं उन पंचमार्क सिक्कों के ऊपर है वो यद्यपि कोई लेख या लिपि के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन इन सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों का अंकन मिला है। वहीं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब से हमें लेख वाले सिक्के मिलने प्रारंभ होते हैं, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें जो लेख वाले सिक्के मिले वो इंडो ग्रीक शासकों के मिले। और इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जो अधिकांश इतिहास लिखा गया है वो इतिहास अधिकांशतः इन सिक्कों के आधार पर लिखा गया, क्योंकि उन सिक्कों के ऊपर उन इंडो ग्रीक शासकों का नाम, उनकी उपाधि और उनके कालक्रम का उल्लेख मिलता है। और इन्हीं सिक्कों के आधार पर उन शासकों का कालक्रम निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है। इंडो ग्रीक शासकों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का जो स्रोत है वो यही सिक्के ही हैं। इन सिक्कों से ही हमें इंडो ग्रीक शासकों के बारे में सर्वाधिक प्रमाणित जानकारी प्राप्त हुई। इसी प्रकार पश्चिमोत्तर में सिंधु नदी के तट पर जो गणराज्य थे, मालव गणराज्य, यौधेय गणराज्य, इन गणराज्यों के बारे में तो हमारी जानकारी का एकमात्र स्रोत ही केवल मात्र सिक्के हैं। मालव और यौधेय गणराज्यों में जो सिक्के प्रचलित किए गए थे उन सिक्कों से हमें वो एक प्रकार से उन मालव और यौधेय जो गणराज्य थे उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न ये उठता है कि इन सिक्कों से हमें इतिहास के लेखन में किस प्रकार सहायता मिलती है। तो देखिए, इन सिक्कों के ऊपर न केवल शासक की आकृति बल्कि उसका नाम, उसकी उपाधि, उसका कालक्रम, उसका धर्म चिन्ह है, उसका राज चिन्ह है, उसके द्वारा जो विभिन्न कार्य संपन्न करवाए गए थे जैसे अश्वमेध यज्ञ आदि, तो उन सभी चीज़ों का अंकन इन सिक्कों के ऊपर मिलता है। यानी शासकों द्वारा अपने नाम का, अपनी उपाधियों का, अपने शासनकाल का, विभिन्न संवतों के अनुसार अपने शासनकाल का, अपने धर्म चिन्ह है, राज चिन्ह है आदि का अंकन करवाए गए थे, जिससे हमें उन शासकों के वो कालक्रम के बारे में, उनके वंशक्रम के बारे में, साथ ही साथ उनके द्वारा जो विभिन्न किस धर्म के उपासक थे उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में, सिक्कों में जिस प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है उस धातु के आधार पर भी उस साम्राज्य की आर्थिक संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। जैसे किसी शासक के शासनकाल में जो सिक्के हैं उनमें जो सोने की शुद्धता है वो कितना प्रतिशत है, उस शुद्धता के आधार पर उस राज्य की संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जो प्रारंभिक गुप्तकालीन शासक थे उनके सिक्कों में विशुद्ध सोने का प्रयोग अधिक किया गया। यानी प्रारंभिक गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उनमें विशुद्ध सोने का प्रयोग हुआ है, जो एक प्रकार से प्रारंभिक गुप्त शासकों की आर्थिक संपन्नता के स्तर को दर्शाते हैं। वहीं जो अंतिम जो गुप्त सम्राट थे उनके शासनकाल में जो सिक्के प्रचलित किए गए थे उनमें सोना इतना अधिक विशुद्ध, यानी उनमें उतना अधिक विशुद्ध सोने का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें मिलावट दिखाई देती है जो उनके आर्थिक स्तर को है वो एक प्रकार से प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार इन सिक्कों के ऊपर उनके धर्म चिन्ह का उल्लेख मिलता है। किसी पर है वो भगवान कार्तिकेय यानी कि मोर का अंकन मिलता है, जिससे भगवान कार्तिकेय यानी जो शिव के पुत्र थे उनका उपासक होने। कहीं पर है वो गरुड़ का अंकन मिलता है जो एक प्रकार से विष्णु का भक्त होने यानी भागवत संप्रदाय को अपनाने। इन्हीं सिक्कों पर है वो स्कंद जो समुद्रगुप्त था उस समुद्रगुप्त को वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, जिससे उसके एक साहित्य प्रेमी यानी एक प्रकार से उसके वीणा वादन में सिद्धहस्त होने की जानकारी प्राप्त होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सिक्के हैं ये भारतीय इतिहास का निर्माण करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और इन सिक्कों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को एक प्रकार से प्रमाणित करने में भी प्रमाणित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। सिक्कों के बाद हम जो अगला जो पुरातात्विक स्रोत है मोहर, उन मोहरों पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।